हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो अगर हमने बोला रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपके शब्द में इस शब्द को सुनकर आपके दिमाग में आता है कि रे ऑप्टिक्स से मीनिंग हमारा हो सकता है एक रे से। बट ऑप्टिक्स यानी लाइट, और पिछले चैप्टर में हम लोग ने ये पढ़ा है कि जो लाइट है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट अगर हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उस पे वेव वाला फेनोमेना होना चाहिए। बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है। जो लाइट है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके। बट होता क्या है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। तो ज्यादातर जो हम लोग अपने चारों तरफ फेनोमेना देखते हैं वहां पर, जब मान लीजिए कि एक लेंस है, ठीक है, लेंस पे लाइट फॉल हो, अब क्योंकि लेंस पे लाइट फॉल हो रही है और वो जो लेंस है हमारा वो कैसा है, इसके वेवलेंथ के ऑर्डर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो इसकी वेवलेंथ है उसके ऑर्डर से बहुत बड़ा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारी विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अराउंड 400 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स होती है। यानी कि अगर हम एक वाइट लाइट को प्रिज्म में इस तरीके से डालें तो हमें विबग्योर इस तरीके से कुछ डिस्पर्सन मिलेगा लाइट का। और इधर जो सबसे कम वैल्यू है वेवलेंथ की वो इधर होगी। ठीक है। तो ये 400 नैनोमीटर्स, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 750 नैनोमीटर्स। ठीक है। यानी कि जो रेड की होती है वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारा अ, ये क्या कहते हैं इसको, वायलेट। ठीक है। यहां पर बात समझ पे आई। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि ये जो हमारा वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को अगर हम कंपेयर करें इस लेंस के साइज से, तो देखिए लेंस का जो डायमीटर है, मान लीजिए डायमीटर जो होता है वो आपने कितने छोटे छोटे देखे, आपने देखे होंगे सेंटीमीटर्स पे, देखे होंगे सेंटीमीटर्स पे, यानी कि 10 टू पावर -2 मीटर इस ऑर्डर का। और यहाँ पर देखो ऑर्डर कितना है, यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर अगर यहाँ पर देखें तो वो हमारा निकल कर आ रहा है लगभग 10 टू पावर -8। तो देखो 10 पावर -8 और 10 पावर -2, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको यार 10 पावर -7 मान सकते हैं, इतना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके ऑर्डर्स में। तो जब इस तरीके का हमारा ऑर्डर का डिफरेंस होता है, यानी कि जब लाइट हमारी किसी इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स पर जाके टकराती है जिसमें कि उनके वेवलेंथ के कंपरेबल उन ऑब्स्टेकल्स का ऑर्डर नहीं होता है, तब हमें ऐसा लगता है जैसे लाइट एक रे है। यानी कि लाइट को रे मानकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी फेनोमेना है उसको डिस्कस कर सकते हैं, उन सबको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। बात समझ पे आई। तो अब ये जो हमारा है चैप्टर, उसमें हमने लाइट को एज अ रे ट्रीट किया है। यानी कि लाइट कहां से चली, उसका जो सोर्स है, और जहां पर हम लोग देख रहे हैं, जहां पर भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और उस लाइन से ही उस लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा सोर्स है वो भी एक पॉइंट सोर्स है, और जो यहाँ पर फॉल हो रहा है जिस जगह पर, हम को इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो लाइट जो है हम लोग ये मान रहे हैं कि एक बहुत ही, इसको हम लोग लाइट रे बोले, क्या बोले, लाइट रे। तो लाइट हमारा एक रे के फॉर्म पर ट्रेवल कर रही है, और जब इस तरीके की बहुत ढेर सारी रे क्या होती हैं, कहीं पर मौजूद होती हैं, तो उनको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। यानी कि बंच ऑफ रेज जो होता है वो हमारा बीम ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। यहां तक समझ पे आई बात। हम क्यों रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे मान रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हमने लाइट को रे मान लिया तो हमें चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है, लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या ऑब्स्टेकल है या जहां से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, उनका ऑर्डर में बहुत डिफरेंस है। तो जो वेव नेचर है वहां पर वो अपीयर नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, एज लाइट को एज अ रे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि लाइट रे, इसको क्या बोल दिया, लाइट रे, और इन सबको मिलाकर बोल देते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं इसको मिलाकर, बीम ऑफ लाइट। यानी कि बंच ऑफ जो लाइट रेज होती हैं उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके। इस पे एक और डिफिनेशन होती है लाइट रे की, कि हम किस चीज को लाइट रे बोलते हैं।
अभी तो हमने बताया कि यहाँ से जहाँ सोर्स है, सोर्स और जो ये पॉइंट जहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच की हमने एक लाइन ड्रॉ करी उसके बीच में और उसी को बोल दिया कि वो लाइट रे। बट इस लाइट रे को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है और वो डिफिनेशन ये है कि हमने माना हमने माना कि जो एक लाइट है वो वेव के फॉर्म पर है। ठीक है? तो जो इस वेव की एनर्जी प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है, वो उस रे का डायरेक्शन होता है। ठीक है? समझे? इस वेव के, क्योंकि हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है? तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन डायरेक्शन में उस रे की डायरेक्शन होती है और ये जो एनर्जी प्रोपगेशन होता है विद इन द लिमिट ऑफ यहाँ पर हमारा वेवलेंथ। तो ये क्या हो जाता है, हमारा डेफिनेशन बन जाती है किसकी? रे ऑफ लाइट की। ओके? ये हमारा मैथमेटिकल था और ये हमारा थोड़ा फिजिकल फॉर्म हो गया कि हम कैसे एक उस चीज को जो कि वेव है, एक जैसे लाइट है, उसको हम रे मान रहे हैं। बात समझ पे आई? तो बस इसी चीज को हम लेते हुए इस पूरे चैप्टर में लाइट को रे मानेंगे और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फिनोमिना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत में, उसके बाद फिर आगे चलकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंसेज, यानी कि इसको तो मैं अभी बोल ही चुका हूँ। और फिर जाकर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ें। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर चलते हैं हम लोग आगे और ये ध्यान रखते हैं कि जो लाइट है उसकी स्पीड कैसी होती है हमारी? फाइनाइट होती है और उसको हम लोग ने नाप रखा है। तो जिस चीज़ को हम लोग नाप लेते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट है। तो 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड जनरल पर्पस के लिए हमारी ये वैल्यू इस्तेमाल होती है। 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है? ये वैल्यू हमारी यूज़ होती है। वरना जो इसकी एक्चुअल हमारी स्पीड मेज़र करी गई है वैक्यूम पर, ये वैक्यूम पर है, वैक्यूम पर स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड। तो जो मेज़र करी गई है वो है कितनी? 2.997992 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इस नंबर को हम लोग राउंड ऑफ करके 3 जनरल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। मतलब कि अगर हमें चीजों को समझना है, स्टडी करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? समझ पे आ गई बात? तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 3 टू 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हम लोग बताते हैं। ओके? अब चलते हैं आगे। ये तो हम लोग को पता ही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या कहते हैं कि एक मिरर, ठीक है? लेट अस सपोज हमारे पास क्या है? एक मिरर है, ठीक है? अब उस मिरर में क्या किया गया? एक लाइट रे इंसिडेंट कराई गई, ठीक है? एक लाइट रे इंसिडेंट करा दी। अब ये जो लाइट रे है वो क्या हो रही है? वो जाकर इस मिरर में फॉल हो रही है। इस मिरर में फॉल होने के बाद ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे, वो कौन-कौन से हैं? वो रिफ्लेक्शन हमारे लॉज ये हैं कि जो ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, और हमने एक नॉर्मल जो ड्रॉ करी है इस मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इस मिरर के परपेंडिकुलर होती है जहाँ पर ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है जिस पॉइंट से या जिस सरफेस से, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक हम लोग लाइन कंसीडर करते हैं जिसको कि बोलते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब के सब एक प्लेन में होते हैं। एक प्लेन में होने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए हमारी एक सरफेस है, ऐसी ये सरफेस, और इस सरफेस में एक लाइट क्या हो रही है? फॉल हो रही है। तो जो लाइट है वो ऐसे फॉल हो रही है, इस पॉइंट पे होगी, तो वो इसी तरफ जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि लाइट ऐसे गई और ऐसे जाकर ऐसे चली गई। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि ये इधर गई और ऐसे निकल गई। लाइट इधर से जाएगी, इस पॉइंट पर पड़ेगी और यहाँ से इस जगह पर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है इस तरीके से कि मान लीजिए हमारा एक प्लेन है। ये क्या है? ये एक प्लेन है, ये वाला। ठीक है? ये एक प्लेन है। तो होता क्या है कि जो लाइट आती है वो इस
प्लेन में ऐसा, और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड है, ये इस प्लेन में फॉर्म होते हैं, यानी कि जो लाइट आ रही है वो इस प्लेन में आ रही है, नॉर्मल भी इसी जगह पर ऐसे इसी प्लेन में बना है, और जो रिफ्लेक्टेड है वो भी इसी प्लेन में बनी है। तो ये इस प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, समझ पे आया? तो लिखा हुआ है ना जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। जब ऐसा होता है उसके बाद ही हमारा जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो कैसा होता है, बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमारे किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बट थोड़ा सा आपको नजरिया अपना बदलना होगा और चीजें आपको समझ पे आ जाएंगी। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो ये दो पढ़े, इन्हीं को हम अप्लाई अगर करें एक कर्व्ड सरफेस में, मान लीजिए कि ऐसी सरफेस, ठीक है, एक कोई प्लेन सरफेस थी, उसकी जगह पर सरफेस ऐसी हो। समझिएगा ध्यान से, अगर सरफेस ऐसी है तो आप क्या करेंगे, जब इस पे लाइट फॉल होगी इस जगह, ठीक है, मान लीजिए जो रे ऑफ लाइट है वो इधर फॉल हो रही है, तो इधर अगर फॉल हो रही है तो इस जगह पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी, और फिर इस तरफ रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी आपको, थीटा वन, और अ, इसको अगर आप नाम दे दिया इंसिडेंट वन, और इसको रिफ्लेक्टेड वन, ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी सरफेस ये है, इस सरफेस में आके एक लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, अगर ऐसे आकर इंसिडेंट हुई, तो देखो इस सरफेस के जो एक हम बनाएंगे वो एक नॉर्मल बनाएंगे, और फिर यहाँ पर ऐसे ये रे जाएगी, ठीक है, ऐसे रे जाएगी। तो ये वाला एंगल मान लीजिए R2 हो गया, और ये वाला जो हो गया ये I2 हो गया, तो यहाँ पर I2 बराबर R2 होंगे। बात समझ रहे हैं? बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि जो लाइट हमारी ऐसे आ रही थी, जो लाइट ऐसे इंसिडेंट आ रही थी, वो फैल गई, एक इधर चली गई, इधर चली गई, बट ऐसा तब हुआ जब यहाँ पर जो ये सरफेस थी वो सरफेस ही इस तरीके से बेंड थी। यानी कि अगर यहाँ पर इस सरफेस में थोड़ा सा बेंड हम और जोड़ दें ऐसा, तो अब क्या होगा कि जो लाइट आएगी वो यहां से जो आएगी यहीं पर नॉर्मल ड्रॉ होगा और यहीं पर वापस चली जाएगी, ठीक है, यहां से ऐसे आई और यहीं से वापस चली गई। इसी में मैं अगर सरफेस को और थोड़ा बढ़ा दूं, यहां पर मैं सरफेसेस जो है उनको थोड़ा और बढ़ा दूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, मतलब सरफेस बढ़ती जाए, यानी कि जो हमारे पास एक ऐसी थी उस पे अब ऐसा हुआ, फिर ऐसा 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 हुआ, फिर माइन्यूट चेंजेस हुए, और माइन्यूट चेंजेस हुए, फिर और माइन्यूट चेंजेस हुए, और माइन्यूट चेंजेस हो गए, और ये क्या बन गई, हमारी एक कर्व्ड सरफेस बन गई। बात समझ पे आई? तो इसमें भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारे एप्लीकेबल होंगे, बट कैसे उनको अप्लाई करना है आइए उसको देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कर्व्ड सरफेस ऐसी है, इसमें अगर एक रे ऐसे आती है, तो देखो इस कर्व्ड सरफेस के इस पॉइंट पर हम देखते हैं, इस पॉइंट पर कि ऐसे टेंजेंट ऐसे बना हुआ है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस तरीके के मिरर वाले प्लेन को, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है इसकी रेडियस वेक्टर, क्या होती है, रेडियस वेक्टर, ठीक है, या इसकी रेडियस होती है, ठीक है। अभी ये समझ पे नहीं आया आपको, यही जानना जरूरी है, और अगर ये आपको समझ पे आ गया तो आगे की जितनी भी क्लासेस हैं उनमें जो भी हम चीजें कर रहे होंगे, डेरिवेशन वगैरह जो भी कर रहे होंगे वो सब समझ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखिए ये कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसको कि हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है इस तरीके का, तो इस कॉनकेव मिरर में अगर गौर से आप देखें तो ये एक्चुअली किसी स्फेयर का पार्ट है। ये क्या है, ये एक्चुअली किसी स्फेयर का पार्ट है। तो जब ये किसी स्फेयर का पार्ट है तो होगा क्या कि इस जगह पर ऐसे, इस जगह पर यहाँ पर अ, एक रेडियस होगी, हाँ या ना, एक रेडियस होगी। और आप लोग ने 10th क्लास में, 9th क्लास में मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल होता है और उस सर्कल में हम ऐसे मान लीजिए इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो जो रेडियस और ये टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, 90 डिग्रीज पर होते हैं, यानी कि ये रेडियस और ये हमारे टेंजेंट वो कैसे होती है, 90 डिग्रीज पे होती है।
तो ये सर्किल थी, तो सर्किल में तो एक टेंजेंट था, बट अब क्योंकि ये स्फेयर है, क्या है स्फेयर, तो यहाँ पर होता है प्लेन, क्या होता है ऐसा प्लेन हम कंसीडर करते हैं इस जगह से पास होता है, समझ में आई? तो ये जो आर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये ऐसा 90 डिग्री होता है, यानी कि इसको हम लोग एज अ नॉर्मल ट्रीट कर सकते हैं। क्या ट्रीट कर सकते हैं इस पॉइंट का नॉर्मल, जैसे कि ये नॉर्मल था ना, कि इस मिरर के यहाँ पर परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया। तो अब अगर इस पॉइंट पर कोई लाइट आती है, मान लीजिए ऐसे कोई लाइट आई, तो इसके और इसके बीच का ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्योंकि ये हमारा एक स्फीयर का पार्ट है कॉनकेव मिरर, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं जो उस तरफ उधर बना हुआ है, तो इस मिरर पे इस पॉइंट को, जो कि किसी स्फीयर का सेंटर होता, वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर इस जगह पर सी, ठीक है, इसको हम लोग सी कहते हैं। क्लियर? ओके, समझ पे आ गई बात? ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये क्या होता है, कर्वेचर, यानी कि कर्व जितना है कर्वेचर, उसका क्या रेडियस है, वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और यही हमारा नॉर्मल होता है। यही हमारा क्या होता है, नॉर्मल। तो कभी भी जब आप यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, वो हमेशा कैसे लगाएंगे, इन दोनों को ही हमें अप्लाई करना होगा। तो इन दोनों को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल मौजूद होना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे होता है हमारा, इस कॉनकेव मिरर में जब हम ऐसा सी की तरफ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बनाते हैं यहाँ पर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे इस पॉइंट पर लाइट आके फॉल हो रही है, तो इस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही नॉर्मल ड्रॉ होगा। यहां तक बात क्लियर? अगर ये चीज क्लियर है तो आगे मैं कुछ भी बताऊंगा आप उसको जल्दी जल्दी कैच करेंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाइए, इस बात को जो मैंने अभी यहाँ पर बताया। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे, वो हर तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में वर्क करते हैं। बट अगर वो सरफेस कैसी हुई, रफ हुई, तो जिस पॉइंट पर वो जा रहा होगा, जिस पॉइंट पर वो जा रहा होगा, वहां पर एक हम प्लेन बनाएंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगी, और फिर उस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। और जब हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं इसका, तो हमें लगता है कि एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें इररेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, किसी रफ सरफेस से। तो रेगुलर और इररेगुलर में बस अंतर इतना होता है कि रेगुलर सरफेस की वजह से हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है, और यही जब इररेगुलर सरफेस होती है, जब उबड़ खाबड़ होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है हर एक रे का, और उस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। यहां तक क्लियर बात, समझ पे आ गई ये चीजें? अब चलते हैं आगे। तो ये वाली बात तो हमने कर ही ली, ओके। और ये जो लॉज है हमारे हर एक पॉइंट पर वैलिड होते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वेदर प्लेन और कर्व, या हमारी रेगुलर इरेगुलर कैसी भी हो। तो ये जो मैंने सबसे आखिरी में बताया है रेगुलर इरेगुलर वाली, इसके लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए किसी से इस बात को कहने के लिए कि वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। क्योंकि जब हम उसको माइक्रोस्कोप के लिए देखते हैं, बहुत पास पास देखते हैं, और जैसे रफ सरफेस मैंने बताया कि ऐसे रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस पे इस पॉइंट पर जब आप देखते हैं, तो यहाँ एक नॉर्मल बन रही होगी एक प्लेन को कंसिडर करते हुए, और वहां से फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ओवरऑल देखने में लगता है कि चीजें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रही, बट माइन्यूटली जब हम लोग देखते हैं, माइक्रोस्कोप के लिए देखते हैं, तो चीजें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। तो अब चलते हैं आगे हम लोग स्फेरिकल सरफेस में, कि हम जो भी अभी डिस्कशन है हमारा, वो क्या करेंगे, स्फेरिकल सरफेसेस पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। ठीक है, समझ पे आई बात? तो क्या है, यहाँ पर अब मान लीजिए कि एक मिरर, ठीक है, तो मिरर, जब मिरर इस तरीके से बना हो और पीछे तरफ ऐसे निकला, यानी कि ये हमारा मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है, कॉनकेव मिरर। इसको आप लोग 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं यहाँ पर। दूसरा जो मिरर है वो कुछ ऐसा बन सकता है, इस तरीके का। ठीक है, ये चीज अगर हटा दी जाए, ये वाली चीज हटा दी जाए अगर, तो इसकी जगह पर हम एक नया रख सकते हैं मिरर। कैसा, कुछ इस तरीके का मिरर। ठीक है, तो ये जो मिरर है जिसपे कि इधर ऐसा रफ सरफेस है, तो ये स्मूथ सरफेस है, तो इधर ये वाली जो सरफेस होगी, यानी कि ये जो ऐसा बना, ये सरफेस हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्वेक्स मिरर की तरह।
क्लियर? और कॉनकेव मिरर क्या हो गया, वो समझ पे आ गया। कॉनकेव मिरर हमारा ये जो बना हुआ है, ये इसी को जब हम लोग कॉपी में बनाते हैं तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये बता रहा होता है कि कोई रफ हार्ड सरफेस जिससे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, क्लियर यहां तक बात? तो अब इसको, इसके लिए, क्योंकि अगर हमें इसकी सिस्टमेटिक स्टडी करनी है तो हमें वही बात आ जाती है कि कुछ नॉर्म्स, कुछ कन्वेंशन हमें लेकर चलना होगा, वरना मैं अलग तरीके से स्टडी करूंगा, सामने वाला कोई अलग तरीके से स्टडी करेगा। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स, अब वो 40 स्टूडेंट्स अगर अपने 40 अलग अलग तरीके से चीजों को डिस्क्राइब करें तो कितना मुश्किल हो जाएगा, हाँ या ना? बात को समझ रहे हैं? मतलब सेम ही चीज को 40 स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करें तो चीजों को समझना ही मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, सिर्फ 40 स्टूडेंट की बात नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत ढेर सारे लोग इस चीज की स्टडी करते हैं। तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेकर स्टडी करना चालू किए तो क्या होगा? इसकी वजह से जो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो बहुत तगड़ा होगा। तो हमें इस चीज से बचने के लिए कुछ कन्वेंशन यूज करने होते हैं जिनको कि हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। और वो साइन कन्वेंशन क्या है, आइए उनको देखते हैं। बट उसके पहले जानते हैं थोड़ा कॉन्केव मिरर पे इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर, मिरर के केस में इस पॉइंट को जहां से कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होती है, ठीक है, इस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो इसका सेंटर है, सेंटर से ऐसे पास होती है बनाते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है, इसको, ये जो पॉइंट है, इसको पर्टिकुलर मिरर के लिए हम लोग इसको पोल कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल ऑफ द मिरर। क्लियर? समझ पे आई बात? तो ये हो गया हमारा मिरर। इस मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस में ये जहां पर ये मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट हमारा पोल कहलाता है। क्लियर? तो हम लोग ये लेकर चलते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस जगह पर, इस पॉइंट के, मतलब अगर हम एक यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इस प्लेन के इस पॉइंट पर कैसा है? परपेंडिकुलर है। ओके, चलें फिर आगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर है, ये इसको हम लोग कर्वेचर, ठीक है, इसको कर्वेचर बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। तो हम लोग ने क्या किया है कि स्फेरिकल मिरर पहले भी पढ़ रखे हैं। हम लोग ने इस पे स्फेरिकल मिरर पहले भी पढ़ रखे हैं। तो इनके जो ये होते हैं सेंटर, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। और जो लेंस होते हैं स्फेरिकल लेंस, उनके सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फिर आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको कि मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया। तो इन केस ऑफ spherical lenses, the principal axis is the line joining the optical center and its principal focus, as you see later। हम लोग आगे चलकर इसको देखेंगे। बट यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइंड होती है? प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे डिफाइंड होती है कि जो हमारा एक मान लीजिए मिरर है, इस मिरर का जो पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इसको मिलाते हुए जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये कहाँ से पास होती है? इसके पोल से पास होती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्यों? कर्वेचर, ये कर्व्ड है चीजें, तो इसका कर्वेचर का सेंटर किसी पॉइंट के अबाउट तो ये ऐसे घुमा होगा, किसी पॉइंट के अबाउट तो घुमा होगा। तो ये जो पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये चीज घूमी होती है, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर? बात समझ पे आई? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं साइन कन्वेंशन जो अब हमारे पास है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो पॉइंट, ये हमारा पोल होता है। ये क्या होता है? पोल। और अ, यहाँ पर कहीं पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं कहाँ से? इस मिरर के पोल से। या अगर हम यहाँ पर लेंस लेते, क्या लेते हैं? लेंस लेते। तो इसके इसके इस ऑप्टिकल, इसके ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते। तो अगर लेंस होता हमारे पास तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस और हाइट्स को मेजर करते। और अगर हमारे पास पोल है तो हम मतलब मिरर है तो हम पोल से इन सारी डिस्टेंसेस या हाइट्स को मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जिस डायरेक्शन पे लाइट इंसिडेंट हो रही होती है, यानी कि जो लाइट की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे हम लोग लेते हैं निगेटिव। तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा भी दे दिया जाए, ऐसा और ऐसा कर दिया जाए, तो आपको क्या कर लेना है यहाँ पर?
आप वैसे तो चाहें तो इसको कैसे भी पुट कर सकते हैं, बट मान लीजिए कि लाइट ऐसे इधर जा रही है, तो अब आप क्या करेंगे, लाइट क्योंकि इधर से इधर फॉलो हो रही है, तो इधर वाली सारी डिस्टेंसेस को आप पॉजिटिव लेंगे और इधर वाली सारी को निगेटिव लेंगे। देखिए आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन में, कि जो इंसिडेंट लाइट होती है जिस डायरेक्शन पे होता है, उस डायरेक्शन पे हम लोग पॉजिटिव सारे डिस्टेंसेस लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, इस जगह पर अगर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो किधर है, इधर जाना पड़ रहा है। तो जब इधर जाना पड़ रहा है, तो हम इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में जा रहे हैं। यानी कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, u इज इक्वल टू -5। तो u जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताता है, माइनस बताता है कि किस तरफ है। इसी तरीके से v जो है, मान लीजिए इसकी जो इमेज फॉर्म हुई वो यहाँ कहीं फॉर्म हुई, इस जगह पर कहीं फॉर्म हुई ऐसे। तो अब इस इमेज को अगर मैं देखूं कि जो ये इमेज है वो किधर फॉर्म हो रही है, तो ये इमेज भी देखो इधर निगेटिव साइड पे ही फॉर्म हो रही है। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, तो माइनस मान लो ये 15 मीटर्स पर ऐसे हो रही है, 15 मीटर्स पे ऐसे हो रही है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू -5 मीटर्स और v इज इक्वल टू -15 मीटर। तो v जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो हमारी इमेज की जगह होती है उसको, और जो u होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट की प्लेस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और जो यहाँ पर था कि जो हमारे लाइट की डायरेक्शन में होंगी वो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, और जो इसके अपोजिट में होंगी वो सारी निगेटिव होंगी। दूसरा हमारे पास क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो सारी हाइट्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और इधर नीचे वाली जो होंगी वो सारी निगेटिव लेंगे। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, तो हम इसको बोलेंगे +h। ठीक है, ये h रिप्रेजेंट होता है किसके लिए, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया h इज इक्वल टू +3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस ऑब्जेक्ट को, जिसकी की हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर, और प्लस बता रहा है, यानी कि ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे, ओके। और एच डैश जो होता है वो इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर इमेज जो फॉर्म हो रही थी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -6, इसको लिख सकते हैं -9 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ पे आई? तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन को लेते हैं अपने इस पूरे चैप्टर में। चाहे वो हम बात कर रहे हो लेंस के लिए, चाहे मिरर के लिए, ये सारे साइन कन्वेंशन हमारे मौजूद होते हैं। तो इस पोल से, मिरर के लिए इस पोल से इधर वाली डिस्टेंस को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया जा सकता है, हाँ या ना, जिसमें कि अगर ये हमारा 0 0 है, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट 0 0 है, तो इस तरफ वाली जो है वो सारी निगेटिव है, इधर वाली पॉजिटिव है, इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली निगेटिव। बट इस कार्टेशियन सिस्टम को यूज करते वक्त हमेशा ये याद रखना है कि इंसिडेंट लाइट अगर इस तरफ से डायरेक्शन है उसकी, तभी इनको पॉजिटिव लेंगे, वरना अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है तो इनको निगेटिव लेना पड़ता है। लाइट की डायरेक्शन वालों को हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव लेते हैं, और डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट ये सारी हमारी निगेटिव होती है। तो इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं, जिसपे कि इधर माइनस और इधर माइनस सारे लेते हैं डिस्टेंसेस, और इधर प्लस सारी डिस्टेंसेस लेते हैं, इधर प्लस लेते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है सारी निगेटिव लेते हैं। बट अगर इंसिडेंट लाइट हमारी उधर से आई, तो फिर ये जो इधर माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और इधर जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस इंसिडेंट लाइट इसी तरफ होती है, तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आई होप जो आज की चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ पे आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहीं से चीजों को कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारा रिलेशंस अब हैं उनको हम लोग फाइंड करना चालू करेंगे। तो ये इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो मैंने आज समझाया है इसी पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। ठीक है, तो थैंक यू।